सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्कोर शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट है वो एक तरीके से रे है, तो उसमें हमने हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, हमने लाइट का डिस्पर्जन देखा, स्कैटरिंग देखा, हमने आइस के बारे में पढ़ा, हमने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो वहां पर एक डिफरेंट सेक्शन था जब हम ज्योमेट्रिकली लाइट को रिप्रेजेंट करके उसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज थे वो हम देख रहे थे। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो लाइट है उसको अगर हम एज अ वेव माने तो उसके क्या क्या यहाँ पर चीजें समझनी है हमें। ठीक है, देखो आपको जैसा कि पता है कि जो लाइट है उसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि कई साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल्स हैं, कोई बोलता है नहीं लाइट जो है वो असल में पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी बस एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्शन थे, कोई कहते थे लाइट एक वेव है, कोई बोलता है लाइट एक पार्टिकल है। तो अगर अभी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें जो कि आप नाम पढ़ सकते हैं, जो कि क्या है, वेव ऑप्टिक्स, तो पर्टिकुलर इसके अंदर हम वही बात करेंगे जिसमें कि हम ये समझेंगे कि लाइट एज अ वेव। अभी हम जो भी यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे जाके चैप्टर के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो अपना सारा का सारा जो फोकस होगा वो इस पे होगा कि लाइट एक वेव है और उसके नेचर को हम फिर एज अ वेव समझेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे आगे उसमें कहाँ कहाँ पर इसके अंदर चीजें ऐड हुई, एनसीईआरटी हमें क्या क्या बता रहा है हर पॉइंट पर, कौन सा साइंटिस्ट कब आया, उसने क्या यहाँ पर जो था ऐड ऑन किया है, किसको प्रूफ किया है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट। ये हमारा चैप्टर नंबर 10th है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आपका 10.1 जो कि है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पहला थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेंगे। बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन सी थ्योरी जो थी वो एग्जिस्टिंग थी, फिर उसके बाद किस किस तरीके से वेव वाली जो थ्योरी है उसको हम आगे से आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। ठीक है, सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन में उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ एक टाइमलाइन दी गई है कि किस तरीके से लाइट को समझने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको एज अ स्टोरी लेंगे तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम एक एक लाइन को यहाँ पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ताकि हमें कहीं पर कुछ अगर अच्छी नॉलेज मिलती है तो हम उसको नोट डाउन जरूर करना, और मैं आपको बोलूंगा कि आप एक एक लाइन को भी एनसीईआरटी के जरूर पढ़ना, बिकॉज जब क्वेश्चंस आते हैं तो इतने इतने छोटे छोटे से फैक्ट होते हैं जो हम ओवरव्यू में कई बार मिस कर देते हैं, इंट्रोडक्शन को मिस कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। ऐसा नहीं होता, इंट्रोडक्शन में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इनलाइटन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं इस पे चलने से पहले ये बता देता हूं कि जो लाइट थे ना, देखो जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की जो हम बात कर रहे हैं तो जनरली दो ही इसके अंदर थ्योरी चलती है ना। एक जो थ्योरी जो होती है जिसको हम न्यूटन की थ्योरी कहते हैं, और एक हाइगन्स की थ्योरी कहते हैं। न्यूटन जो थे उन्होंने बेसिकली इस चीज के लिए एडवोकेट किया था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल से, एक फाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है, और उस थ्योरी को हम बोलते हैं क्या, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। अब ये जो हमारी थ्योरी होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ भी शॉर्ट में लिख देता हूं, तो ये जो हमारी थ्योरी है ये कौन सी है, ठीक है, कॉर्पुस्कुलर जो थ्योरी थी हमारी, ये हमें न्यूटन ने दी थी। अब ये जो मॉडल था न्यूटन का, इसमें बेसिकली हमें अगर देखें तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि इस थ्योरी में जो लाइट था उसको एक माना था पार्टिकल। क्या माना था, पार्टिकल, यानी कि यार वो एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट कोई मटेरियल है, वो चलता है, उसको हम लाइट कहते हैं, उससे लाइट बेसिकली बनती है। और उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी समझा है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बोल दिया कि यार ये जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, बट उन्होंने इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी समझाया है। बट कई पॉइंट्स पर वो फेल भी हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव नहीं है, वो एक पार्टिकल है। बट दूसरा एक और जो थ्योरी यहाँ पर चलती है लाइट से रिलेटेड, वो चलती है वेव से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले न्यूटन आए थे, न्यूटन का भी बेसिकली ये आइडिया नहीं था, एक आइडिया इससे पहले एक और जो साइंटिस्ट थे इसका हम नाम पढ़ेंगे, है ना, जो 1637 की बात मैं कर रहा हूँ, तो बहुत पुराना ये टाइम है, 1600 सदी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, उस समय ये आइडिया किसी और का था, बट न्यूटन ने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया था, तो तब तक लोगों को लगता था चलो ठीक है ये चल रहा है, ये पार्टिकल है तो चलो मान लेते हैं। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे दूसरे साइंटिस्ट आए, तो काफी टाइम लग गया उसमें, 1700 1800 जो सेंचुरी थी उसके अंदर आए, फिर उन्होंने न्यूटन की ऑलरेडी स्टैब्लिश थ्योरी को गलत बताया, और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए कि जो लाइट है वो असल में वेव है ना। तो दूसरा जो पार्ट होता है इसका, जहां पर अभी हम जो यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये है कि लाइट को एज हम वेव मान के अभी चलेंगे। अभी मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा लाइट क्या है, अभी हमारा कोई डिबेट नहीं चल रहा है, बट हमें दोनों ही लेके चलने केस। तो हम यहाँ पर अभी जो लाइट की जनरली बात करेंगे वो बात करेंगे वेव से,
है ना, वेव है, लाइट एक वेव है ना, हम उसको एडवोकेट अभी यहाँ पर करेंगे। तो किस तरीके से लाइट एक वेव को हमने प्रूफ किया, हमने तो क्या बेसिकली थ्योरी ने प्रूफ किया, और किस तरीके से जो हमारे न्यूटन की जो थ्योरी थी ना कैप्सुलर वाली, ये वाली थ्योरी में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो फेल हुई, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार पहले बैकग्राउंड देख लेते क्या है। तो देखिए 1637 में डेस्कार्टस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कैप्सुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था एंड डिराइव्ड स्नेल्स लॉ, और उन्होंने स्नेल्स लॉ को भी डिराइव किया था। तो ये 1600 की बात है, आप देख लीजिए सन 1600 बहुत पुराना टाइम है। तो वहां पर उन्होंने एक मॉडल दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस। तो इस पर्टिकुलर मॉडल से उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दोनों को समझा दिया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं हुई थी। The corpusculate model predicted that if the ray of light or refraction bends towards the normal, then the speed of light would be greater than the second medium. अब यहाँ पर जाके थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन होगा, आप सोचेंगे सर ये थोड़ी होता है, हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, तो हमने देखा जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है ना। बट यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल, जो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कि यही सबसे बड़ा इनका एक फेलियर था, जो आगे जाके हाइगन्स ने उसको गलत प्रूफ किया, मतलब कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हाइगन्स ने कुछ और कहा था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर हमने जो पढ़ा वो सही था कि नहीं सही था। वो सही था, बिल्कुल सही था। हमने देखा था कि जो लाइट होती है जब वो एयर से वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल और द डेंसिटी। बट यहाँ पर इस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, जो लाइट जो होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बेसिकली रेयरर से डेंसर में जब जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। दिस जो है कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं ना, कॉर्पस्कुलर हमारा जो मॉडल है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, दैट फर्दर डेवलप्ड बाय आइजैक न्यूटन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जो मॉडल है पार्टिकल वाला, इसके बारे में फर्दर इसको डेवलप किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन। ज्यादातर आइजैक न्यूटन के नाम से हम जानते हैं, बट असल में मेन आइडिया, मेन मॉडल इनका नहीं था, बट इन्होंने इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन इज फेमस बुक इंटाइटल, तो इसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है जिसका नाम ही है ऑप्टिक्स है। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस पॉपुलरिटी ऑफ दिस बुक, द कॉर्पस्कुलर मॉडल इज वेरी ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द न्यूटन। तो इसकी वजह से ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो वहां से जाके फिर न्यूटन के साथ ये पर्टिकुलर मॉडल जुड़ गया, उनके नाम के साथ ये जुड़ गया बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी कि न्यूटन ने लाइट को समझ लिया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन की जो लाइट है वो पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वहां जाके सारी बातें चल रही थी, बट ऐसा कैसे, उसी 1600 जो सेंचुरी थी है ना, 1678 के अंदर एक डच साइंटिस्ट थे, सॉरी डच फिजिस्ट थे, जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगन्स। अब देखो यहाँ पर आके थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हुआ। अब जब हम न्यूटन की बात कर रहे थे तो जस्ट न्यूटन ने जैसे बोला कि यार ये जो लाइट है ये पार्टिकल से मिलके बनी है, तो वहीं पर दूसरी जगह पर दूसरे साइंटिस्ट ने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। हाइगन्स ने जो बोला द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उन्होंने एक नया मॉडल यहाँ पर बोला कि नहीं, लाइट जो है वो कैप्सुलर थ्योरी को फॉलो नहीं करती है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट जो है बेसिकली एक वेव है। तो यहाँ पर जाके आया, इट इज दिस अ वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। यही जो हमारा मेन आप कह सकते हो चैप्टर का जो पॉइंट है वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ेंगे कि लाइट एज अ वेव है तो उसकी क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो अभी हम आने वाले इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लाइट को एज अ वेव ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में हो जाएगी, तो इसलिए मैं बार बार ये नाम सुनना पड़ेगा हाइगन्स। तो ये आप नाम याद कर लेना इन फिजिस्ट का, तो काफी ये बहुत ही कह सकते हैं ना जो माइंड वाले फिजिस्ट थे। ऑब्वियसली न्यूटन की थ्योरी को यहाँ पर कहते हैं ना काउंटर करना कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है, आप सोच सकते हो कितना इनके लिए मुश्किल भी रहा होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इन्होंने बोला नहीं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेव, है ना, जो लाइट है वो एक वेव है। तो बेसिकली हमारा अभी सारा फोकस वेव जो नेचर है लाइट का उसी पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, एज वी विल सी द वेव मॉडल वुड सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब हुआ क्या था कि हमने ये देख लिया था कि जो हमारी न्यूटन का जो मॉडल था लाइट का, उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो उस पर्टिकुलर मॉडल ने भी समझा दिया था, बट ऐसा
अलग से ये क्या मॉडल कर रहा है, जो वेव थ्योरी ऑफ जो है हमारी लाइट, यानी कि जो ये हाइगन्स का जो मॉडल है, ये एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहा है? तो हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो समझा ही समझाया, और इसी पे हमें डेरिवेशंस भी करने आगे जाके कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा वेव थ्योरी से हमें करना है वो भी हम करेंगे। बट पॉइंट ये आता है कि इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे आपके इवेंट्स हैं जो होते हैं, बट वो मॉडल समझा नहीं पाया था। कौन सा मॉडल? पुराना वाला आइजैक न्यूटन वाला मॉडल, जो पार्टिकल वाला मॉडल है। जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, है ना, पोलराइजेशन हो गया, तो ये सारी चीजें वो मॉडल वहां पर फेल हो गया था समझाना। बट ये मॉडल कई हद तक कुछ चीजों को समझा सकता था, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इनको ये समझा रहा था। अदरवाइज पोलराइजेशन भी ये समझा नहीं पाया था, वो एक अलग से थ्योरी हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। However, it is predicted that on refraction, if the wave bends toward the normal, then the speed of light would be less in the second medium. अब यहां पर देखो, although इन्होंने भी समझाया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, but however, it predicted that on refraction, if the wave bend towards the normal, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई लाइट वेव नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, याद करिए हमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्शन के अंदर, इफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसका मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो यहां पर जो स्पीड है लाइट की वो कम होगी, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने बोली कि दे प्रिडिक्टेड दैट ऑन रिफ्रैक्शन इफ वेव बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल देन द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस इन द सेकंड मीडियम। तो ये सेकंड मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की वो कम होगी। बट जो न्यूटन का जो मॉडल था, कैप्सूलर वाला जो मॉडल था, वहां पर ऐसा नहीं था, उन्होंने उल्टा बोला था। उन्होंने बोला था सेकंड मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ा कहता है ना ड्रॉबैक था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिस इज इन द कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रिडिक्शन दैट यूजिंग द कॉप्सुलर मॉडल ऑफ द लाइट। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये थ्योरी कुछ और कह रही है, वो थ्योरी कुछ और कह रही है, कौन सही है? तो इसको भी सही आगे जाके किया गया इसके द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज मच लेटर कन्फर्म, जैसा कि मैंने आपको बोला, उन्होंने ये पॉइंट रख दिया, उन्होंने भी वो पॉइंट रख दिया, बट ये प्रूफ किसने किया? So that was much later confirmed by experiments where it was shown that the speed of light in the water is less than the speed of air, confirming the prediction of the wave model. तो यहाँ पर बहुत टाइम बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, वहां से ये कंफर्म हुआ नहीं, जो लाइट की स्पीड होती है वो वाटर में कम हो जाती है एज कंपेयर टू एयर। तो ये हमारा वेव मॉडल को ये बताता है कि वो सही है, ठीक है। तो यहाँ जो साइंटिस्ट थे, है ना, जो हमारे थे फोकॉल्ट जो थे, कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट इन 1850, बहुत टाइम बाद। आप देख लीजिए कहाँ 1600 की बात हो रही थी, अभी 1800 पे आ गया, 1800 सेंचुरी पे आ गया है। तो काफी टाइम बाद ये चीज जो थी वो हमारी, आप कह सकते हो, क्लैरिफाई हुई थी कि यहाँ पर कौन सही है, क्या हमारा न्यूटन का मॉडल सही है, क्या हमारा हाइगन्स का मॉडल सही है। तो यहाँ के पता चला कि नहीं, जो वेव मॉडल कह रहा है वो सही है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ते थे पहले वो सही है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। The wave theory was not readily accepted primarily because of the Newton's authority and also because light would travel through the vacuum, and it felt that the wave would always require a medium to propagate from one point to another. अब भैया हाइगन्स ने तो ये देख लिया कि बता दिया कि यार मेरे अकॉर्डिंग ये वेव नेचर, इसका लाइट का वेव नेचर होता है, बट मानने को कौन मानेगा? ऑलरेडी न्यूटन की अथॉरिटी थी, न्यूटन का मॉडल था, लोग न्यूटन को बहुत मानते थे। ऑब्वियसली न्यूटन ने साउंड में भी काम किया हुआ है, वेव्स में भी काम किया हुआ है। तो न्यूटन का तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि अगर तुम कहते हो कि लाइट जो है वो एक वेव है, तो इसका मतलब ये है कि वेव है तो वेव को मीडियम चाहिए। बिल्कुल सर, मीडियम चाहिए, वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो अगर आप ये कहते हो कि लाइट एक वेव है, तो मुझे ये बताओ कि सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है, या फिर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कैसे करती है? अगर आप कह रहे हो कि ये वेव है, तो ये लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है वैक्यूम के अंदर? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था हाइगन्स के ऊपर, बिकॉज उस समय ऑब्वियसली बात है कि न्यूटन की अथॉरिटी थी और ये सबसे बड़ा एक डाउट था। तो इतना आसान नहीं था वो थ्योरी को प्रोफाउंड करना कि यार वेव थ्योरी जो है वो सही है, ठीक है। तो ये डाउट तो काफी एक जेन्युइन डाउट था, बट अगेन आगे जाके इसका भी आंसर हमें मिल चुका था थ्रू द मैक्सवेल, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है, ठीक है, कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अभी मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं, ठीक है। तो ये एक कंसर्न आया उस थ्योरी के ऊपर कि क्या ये रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता। हाउएवर व्हेन थॉमस यंग, अब यहां पर इसको किसने प्रूव किया? थॉमस यंग ने।
आगे जाके आप पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, आगे जाके हम देखेंगे काफी ज्यादा इसके एक्सपेरिमेंट्स थे। बट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने इंटरफेरेंस को समझाया। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा नोन एक्सपेरिमेंट है जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से समझाया। हम भी आगे जाके वो पढ़ने वाले हैं। तो वो 1800 के अंदर, ये 1800 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किया गया। इट वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट इज इंडीड अ वेव फिनोमिना। बट अगेन काफी साइंटिस्ट इस चीज के कहते हैं ना उसके अंदर थे, पॉजिटिव में थे कि नहीं वेव नेचर ऑफ लाइट हो सकता है। तो ये यंग्स ने भी कह दिया, थॉमस यंग्स ने भी कह दिया नहीं, जो लाइट है उसका वेव नेचर है बिकॉज लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी आप सोचेंगे सर इंटरफेरेंस क्या है, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमने क्लास 11th में भी लिया होगा जब हमने वेव्स एंड साउंड पढ़ा था। बाकी आगे जाके हम फिर पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जिसमें दो वेव्स आपस में मिलती है। तो वो चीज से कंफर्म यहाँ पर कर दिया था थॉमस यंग ने कि नहीं, जो लाइट है उसका वेव नेचर ही होता है। तो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट आ गया कि वेव थ्योरी के अंदर कि यार जो हाइगन्स कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेव, ऑब्वियसली बात है, अगर आप वेव कह रहे हैं तो जो विजिबल लाइट आ रही है तो उसकी खुद की भी तो एक वेवलेंथ होगी। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये काफी ज्यादा स्मॉल थी। फॉर एग्जाम्पल द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट विच इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। चलो ठीक है, एक फैक्ट है कि जैसा हम जानते हैं कि जो विजिबल लाइट आती है उस विजिबल लाइट के अंदर जो रे होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी कम होती है ना। तो वो आपको पता है 400 700 नैनोमीटर, तो यहाँ पर 0.5 माइक्रोमीटर लिखा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो लगभग अगर हम देखें तो काफी कम वेवलेंथ होती है। Because of the smallness of the wavelength of visible light in comparison to the dimension of typical mirrors and lenses, light can be assumed to be approximately travel in straight line. अब हुआ क्या कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। एक और यहाँ पर डाउट आया बिकॉज जो न्यूटन की थ्योरी थी वो एक सिंपल थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बना है एंड पार्टिकल्स जो होते हैं दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन through the mirrors or even after refraction through the lenses, light always travel in a straight line. But अगर ये waves हैं तो obviously अगर wave होंगी तो इनकी wavelength होंगी, अगर wavelength होंगी तो how you can say that कि जो इनका path है वो एक हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो वो चीज भी यहाँ प्रूव कर दी कि वेवलेंथ इतनी छोटी है भैया, इतनी छोटी है कि आप अगर उसको देखोगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, ठीक है। तो दिस इज द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये सारी जो चीजें थी हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं, क्योंकि ये चीज हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर भी देखी थी कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसको हमने कैसे माना कि वो स्ट्रेट में है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ की वजह से ये चीज भी प्रूव हो गई कि लाइट ट्रेवल्स इन अ straight line. Indeed, the branch of optics in which one completely neglects the neglects the finiteness of the wavelength is called the geometrical optics, and the ray is defined as the path of energy propagation in the limit of wavelength tends to 0. तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी wavelength होती है वो लगभग 0 के बराबर ही है, बिकॉज अगर आप आज देखोगे कि 0.5 माइक्रोमीटर है तो इसका क्या मतलब होता है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, यानी कि 0.5 अपॉन 10 टू द पावर 6, यानी कि 0.0000, है एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये टेंड्स टू 0 ही है, तो वेवलेंथ टेंड्स टू 0 है। तो इसी की वजह से जो पाथ डिफाइन किया है एनर्जी प्रोपोगेशन का वो स्ट्रेट हम यहाँ पर बता सकते हैं। आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ यंग्स इन 1801 फॉर द नेक्स्ट 40 years और सो, तो उसके 40 साल बाद और अभी तक भी many experiments were carried out involving the interference and diffraction of light waves. These experiments would only be satisfactorily explained by assuming a wave model of light. तो यंग्स के एक्सपेरिमेंट के बाद भी कई साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उससे ये भी समझा दिया कि जो लाइट है उनमें इंटरफेरेंस भी हो सकता है, लाइट में डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और ये तभी हम कर सकते हैं प्रूफ जब हम लाइट को एज अ वेव मानेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं हाइगन्स के पॉइंट यहाँ पर बढ़ते हुए चले गए। उनका जो वेव नेचर था जो लाइट का, उसको कई साइंटिस्ट और भी सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर रहे थे कि नहीं यार लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो सकती है, लाइट टकरा के मुड़ सकती है, लाइट जो है वो आपस में मिलके उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें तभी हम प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ये चीज़ हम देखते हैं लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें
न्यूटन की मॉडल में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेगी कि लाइट डिफ्रैक्ट कैसे होती है, लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कैसे होती है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वेव थ्योरी जो है हाइगन्स की वो यहाँ पर सही जो है उसको प्रूफ कर पा रही है। तो यहाँ से बेसिकली एडवोकेट कर रहे हैं सारे जो भी थे हमारे बेसिकली साइंटिस्ट या फिजिस्ट, जो कह रहे थे कि जो लाइट है उसका वेव नेचर हो सकता है और है, अगर ये चीज़ें हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। Thus, around the middle of the 19th century, the wave theory seemed to be very well established. तो 19th सेंचुरी तक आते आते इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, इतने सारे फिजिसिस्ट साथ में आ गए, तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वेल स्टेब्लिश जो हमारी वेव थ्योरी थी वो हो चुकी थी। ठीक है, द ओनली मेजर डिफिकल्टी, बट अगेन याद आ जाएगा आपको वही रीजन जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब अभी बेसिकली थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर ये वेव है, लाइट अगर वेव है, सो हाउ इट इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, because if light is a wave then it requires a medium, and in vacuum there is a no medium, vacuum is not a medium, right? There is a no particles, so how the light is traveling from sun to earth, right? because sun और earth के बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था अभी तक का, उस समय तक का, बट इसका भी जवाब आएगा आगे जाके, आप देख सकते हैं। The only major difficulty was that since that thought the wave required a medium for its propagation, how could light travel wave propagate through vacuum? आ गया ना वही क्वेश्चन कि अगर लाइट वेव है तो लाइट जो है वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर रही है। दिस वॉज एक्सप्लेन्ड व्हेन, आ गया ना मैक्सवेल, याद करिए हमने मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहे थे, तो मैक्सवेल ने भी यहाँ पर सपोर्ट करके बोला कि नहीं, ये जो रीजन है तुम्हारा, मतलब जो कंसर्न है तुम्हारा कि वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, तो वो मैक्सवेल ने वहां पर प्रूव किया था। याद करिए जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट। बेसिकली लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या से बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली है लाइट। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हुई थी, तभी तो वहां पर मैंने आपको चीज बताई थी कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट की प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी, बट उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके अंदर दो तरीके के वेक्टर होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स अलग अलग आपने देखा होगा, 3D वेव होती है। तो वहां पर ही मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेव टर्म आ गया ना, और मैंने ये भी बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो लाइट ही होती है, तो लाइट असल में वेव होगी ना। बट हमने ये भी देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहते हैं ना, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है या फिर जाना है तो मीडियम होगा, ये उसके बिना नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मीडियम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मीडियम के ऊपर, ये वैक्यूम के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। याद करो हमने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट पढ़ा था, परमिटिविटी और परमिबिलिटी पढ़ा था, तो वो मीडियम जो है वो वैक्यूम का भी हम वहां पर कांस्टेंट लेके चलते थे। तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम के अंदर वो वेव चलती है तो वो लाइट भी तो हो सकती है, राइट। तो वही चीज मैक्सवेल ने यहाँ पर बताई थी। पुट फॉरवर्ड इज फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में हमें एनसीईआरटी बता देता है। एनसीईआरटी हमें कहीं पर भी कहते हैं ना ऐसे नहीं छोड़ता है कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। तो आपको हर चीज का थोड़ा बहुत एक प्रूफ दे देता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगेन इट रिक्वायर्स अ बैक नॉलेज ऑल्सो। तो अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप जाके एक बार वो पूरी सीरीज देख लेना, ठीक है। दैट विल ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मैक्सवेल हैड डेवलप्ड अ सेट ऑफ इक्वेशन। याद करिए वहां हमने इक्वेशन देखी थी, है ना, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हमने इक्वेशन निकाली थी। यूजिंग दीज इक्वेशन ही डिराइव्ड द नोन एज द वेव इक्वेशन फ्रॉम विच ही प्रिडिक्टेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसने वहां पर ये बेसिकली बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की चीज होती है, तो वो वहां से एक चीज प्रूव हुई थी, याद आया। फ्रॉम द वेव इक्वेशन मैक्सवेल कुड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हुआ क्या था कि वहां से हमने जब वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था तो मैक्सवेल ने वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली थी, और वो जो स्पीड आई थी वो समवेयर अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई थी। और हमने जब उसकी लाइट की स्पीड से उसको कंपेयर किया, सो बेसिकली द स्पीड्स आर लगभग सेम, है ना। तो जब स्पीड इनकी लगभग सेम है, मोस्टली सेम है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन फ्री स्पेस का मतलब यहाँ वैक्यूम से है, एंड यू फाइंड दैट द थ्योरेटिकल वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड आई थी थ्योरेटिकली वो काफी ज्यादा सेम थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो जो एक्सपेरिमेंट से लाइट की स्पीड निकाली थी उससे काफी ज्यादा क्लोज थी थ्योरेटिकल वैल्यू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट था। फ्रॉम दिस ही
प्रोपाउंडेड दैट लाइट मस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां से ये चीज हमने प्रूफ करी थी और बोली थी कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMI है ना, EMW है। Thus, according to Maxwell, light waves are associated with the changing electric and magnetic field. Again, आपको यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे रहे हैं कि क्या हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। Changing electric field produces a time with time space varying magnetic field and the changing magnetic field produces a time space carrying a electric field। हमने वहाँ पर यह देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और अगर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो अल्टरनेटिवली एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाती है। सो that will produce what? Electromagnetic waves। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स टू द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द लाइट वेव्स इवन इन द वैक्यूम। इवन इन द वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही पॉइंट हम यहाँ पर प्रूव कर रहे थे, ये सब क्यों पढ़ रहे थे कि वो जो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न था कि क्या वेव वैक्यूम में चल सकती है, तो वो यहाँ पर समझ में आ गया था अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी को इसके साथ लिंक करें। बिकॉज मैक्सवेल ने कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ऑटोमेटिकली लाइट वेव विल आल्सो ट्रेवल इन अ वैक्यूम एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वो जो सबसे बड़ा डाउट था कि क्या वैक्यूम में जो लाइट है वो जा सकती है इफ इट ट्रीटेड एज अ वेव, तो वो भी चीज मैक्सवेल ने यहाँ पर प्रूफ हमें कर दी थी। अब आता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखो, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, कोई नहीं करता है, बहुत यहाँ पर कहते हैं ना आपको हर चीज पता, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज होता क्या है कि एनसीईआरटी आपका कहते हैं ना सब कुछ है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अगर आपको आगे के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको अच्छा अपना सब्जेक्ट को करना है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन आपको बहुत कहते हैं ना नॉलेज दे के जाएगी। तो वही चीज हमारा यहाँ पर कंसर्न है, उसके लिए मेहनत चल रही है, एक एक लाइन पर हम फोकस कर रहे हैं, किसी लाइन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, इसके अंदर हमारा फ्लो चार्ट क्या है। इस पर्टिकुलर जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, यानी कि जो लाइट को हम एज अ वेव मान रहे हैं, तो उस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना अभी हमें पढ़ना है हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फर्स्ट द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइगन्स प्रिंसिपल। सबसे पहले हमारा मेन जो टॉपिक है जिसपे डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन भी आता है हाइगन्स प्रिंसिपल पे, कि हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या था। तो पहले हम ये समझेंगे हाइगन्स ने कैसे समझाया कि लाइट एक वेव है, क्योंकि अभी हमने ये नहीं देखा, हमने बस ये बोला कि हाइगन्स ने बोल दिया कि लाइट एक वेव है, बट उन्होंने ऐसा क्या कहते हैं ना देखा उसमें कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन हम देखेंगे। तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, पहले हम वो देखेंगे। एंड डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इनके प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम लाइट को एज अ वेव माने, तब हम देखेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या वो प्रूफ हो रहा है। याद करिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव होता है। ठीक है, तो वो दोनों जो लॉज हैं वो हमें प्रूव करने हैं यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल, तो वो हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिर जब आगे चलेंगे हम सेक्शन 10.4 और 10.5 देखेंगे। वी विल डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जो आपका बेसिकली प्रैक्टिकल भी है ना। तो ये सारी चीज आप देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव किया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है ना। ये भी बहुत अच्छा एक सेशन रहेगा जिसमें हम देखेंगे अलग अलग जो यहाँ पर बैंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दो सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। ठीक, फिर नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा 10.6 होगा, देन वी विल डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे 10.6 में। एंड जो लास्ट हमारा सेक्शन होगा 10.7, उसके अंदर हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बहुत सिंपल सी चीज समझना यहाँ पर। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्रक्स बताऊं जो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन में देखा, वो ये है कि जो कैप्सुलर थ्योरी थी न्यूटन की, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स उठाए हाइगन्स ने बोला नहीं लाइट एक वेव है, बट उसकी भी थ्योरी मतलब हाइगन्स की भी थ्योरी किसी एक पॉइंट पर फेल होगी जो कि वैक्यूम वाला था।
तो अगर हम कुल मिला के देखें ना तो उसको यहाँ पर फिर मैक्सवेल ने करेक्ट किया। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें तो हर किसी की थ्योरी यहाँ पर परफेक्ट नहीं थी, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी। तो एज सच एंड तक हम यही कहते हैं ना, बात करेंगे कि लाइट का डुअल नेचर। आगे जाके हमारा चैप्टर आएगा कि लाइट को हम एज अ डुअल नेचर देखते हैं कि कभी वो पार्टिकल जैसे रिएक्ट करती है, कभी वो वेव जैसे रिएक्ट करती है। तो अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है मैं आपको बोलूंगा कि लाइट जो है यार वो पार्टिकल है, तो आपको बस पार्टिकल के बारे में पढ़ना नहीं। हमें तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, हमें तो हर साइंटिस्ट के थ्योरी के बारे में पढ़ना है। अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है कि हमें प्रूव करना है यार वो गलत है वो सही है, अगर ये सही है तो हम गलत वाले को क्यों पढ़ रहे हैं। हमें तो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर को ऐसे देखना है कि हमें दोनों थ्योरी को सही मानना है, बट जिस समय हम जिस थ्योरी को पढ़ रहे हैं हम डेडिकेटली उसी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, मान के चलेंगे हाँ ये थ्योरी भी सही है। ऐसा नहीं है कि मन में रहेगा नहीं यार सर ये तो गलत है हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है और एक पोलराइजेशन होता है। तो अभी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सबसे पहली थ्योरी आई थी न्यूटन वाली कैप्सुलर थ्योरी, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा पाई, खत्म। फिर हाइगन्स आए, उन्होंने बोला नहीं वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता है, तो उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझाया। देन आए जो हमारा लास्ट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो था फिर वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से समझा। अभी समझेंगे आगे क्या होता है सर पोलराइजेशन। अभी बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि जो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट होती हैं उसके बेसिस पे फिर हम वो पोलराइजेशन का इफेक्ट समझेंगे। तो लाइट के हमें बहुत सारे नेचर देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वो पार्ट जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और हमें ये पता चल गया कि आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम क्या देखने वाले हैं और एनसीईआरटी के कौन कौन से सेक्शन में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप बेझिझक करिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, एकदम चिल होके करना है। बट एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे ना, पता तो चल जाएगा ना वीडियो आई कि नहीं आई सर की, ठीक है। तो ये दो काम आप कर सकते हैं, कर लेंगे और आई होप आप करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो अब इस सीरीज को पूरा देखना, जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी इस सीरीज की पूरा देखना, पूरा चैप्टर मैं अच्छे से करवाऊंगा, हर एक डेरिवेशन मैं खुद करवाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कैसा भी कंफ्यूजन ना हो और हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन का कहते हैं ना ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। ताकि आपको कभी भी ये ना माइंड में रहे कि एनसीईआरटी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का यही कंप्लेन रहता है कि एनसीईआरटी काफ़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, क्रिस्प है, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को, तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।